गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली बड़ी शानदार रही होगी। और मेरे दोस्त, अगली बार जो हम दिवाली मनाएंगे वो खाकी वर्दी पहनकर मनाएंगे। तो इसी डेडिकेशन के साथ मेरे दोस्त आप लोग RWA परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को आपका जो रोजगार है, जो खाकी वर्दी पहनने का सपना है, वो पूरा होगा। तो दिवाली बहुत अच्छी गई होगी आप लोगों की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि दिवाली एकदम जबरदस्त आप लोगों की गई होगी। बेटा, हम जो पढ़ रहे थे ना, तो दिवाली के ऊपर 2-3 दिन की अपनी छुट्टी भी हो गई थी, है ना, क्लास हो नहीं पाई। तो आप लोग शायद भूल तो नहीं गए होंगे कि हम जो पढ़ रहे थे बेटा, वो क्या पढ़ रहे थे। वो हम पढ़ रहे थे घाट। और बच्चों, घाट मैंने आपको बताया था कि हम अपने भारत के अंदर 2 घाट लेके चलेंगे, जिसमें एक घाट होगा आपका वेस्टर्न घाट और बेटा एक होगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और इसी पूर्वी और पश्चिमी घाट में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कौन से घाट की बेटा? वेस्टर्न घाट की, यानी कि पश्चिमी घाट की। ये जो पश्चिमी घाट है, इसका दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसी पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री घाट बोलते हैं। बेटा, ये जो सह्याद्री घाट है ना, ये 1600 किलोमीटर लंबा घाट है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितने किलोमीटर होगी? 1600 किलोमीटर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी है। तो सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी भारत की हिमालय है। तो बच्चों, हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी बेटा, माउंटेन रेंज, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। बेटा, इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसका जो विस्तार है वो स्टार्ट हो जाता है गुजरात से। गुजरात के बाद बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल और केरल के बाद बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ है, आप लोगों ने पढ़ा है मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। तो बच्चों, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है ये घाट फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक ये घाट फैला हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी भी बहुत अच्छी रही है दिवाली, जबरदस्त। ठीक है, आप लोगों की अच्छी गई है तो हमारी तो अपने आप अच्छी हो जाती है बेटा, क्योंकि तुम खुश तो सारे टीचर खुश। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक ये क्या है? फैला हुआ है पश्चिमी या सह्याद्री घाट। बेटा, एक अक्षांश से 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री लैटिट्यूड, जो कहाँ से गुजरता है? गोवा से गुजरता है। और 16 डिग्री अक्षांश जो है ना, इस सह्याद्री घाट को 2 भागों में बांटने का काम कर देता है। ये 2 भाग कौन से होंगे? एक को बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री और एक को बोलेंगे बेटा दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री, ठीक है।
तो मान के चलिएगा कि यहां से गोवा है और गोवा से मेरे दोस्त एक अक्षांश गुजरता है। मान के चलेगा ये 16 डिग्री अक्षांश है, और ये 16 डिग्री अक्षांश जो गुजर रहा है, ये कहां से गुजर रहा है? गोवा से। ये गोवा है, ठीक है। ये 16 डिग्री बच्चों उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड बोल देंगे। तो इसके ठीक ऊपर का जो सह्याद्री होगा इसे हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या बोल देंगे? उत्तरी सह्याद्री, क्योंकि सिर की तरफ है। और नीचे वाला जो होगा बेटा इसे हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे दक्षिण सह्याद्री। इसको हम बोल देंगे दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइएगा 16 डिग्री अक्षांश जो है ना वो कहाँ से गुजरता है? गोवा से गुजरता है। और ये 16 डिग्री अक्षांश क्या करता है? सह्याद्री को दो भागों में बांट देता है। इससे ऊपर का उत्तरी सह्याद्री, नीचे का दक्षिण सह्याद्री। बेटा हम बात करें यहां पर 16 डिग्री अक्षांश से ठीक ऊपर, यहां से एक नदी भी याद रखनी है। इस नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी है बेटा? तापी नदी। तो तापी नदी से लेके गोवा तक बच्चों आपको 3 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो आपकी उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा होंगी, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम है सतमाला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बेटा? ये आपकी सतमाला पहाड़ी है, ठीक है। सतमाला पहाड़ी के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी बेटा, ये जो हरिश्चंद्र श्रेणी हम पढ़ रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और इस हरिश्चंद्र श्रेणी की यदि आपसे पूछ ले हाईएस्ट पीक कि भाई सर्वोच्च चोटी बताओ कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है कलसूबाई। तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या याद रखोगे? कलसूबाई याद रखोगे, ठीक है। इसके ठीक नीचे की जो श्रेणी है इसका नाम है बेटा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। और आपसे कोई पूछ ले कि महाबलेश्वर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको बोलना है कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी होगी, इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी बेटा उसका नाम होगा विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र राज्य की पहाड़ी है जो उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है, या हम पश्चिमी घाट का हिस्सा बोल सकते हैं। इसी महाबलेश्वर श्रेणी से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम होगा बेटा कृष्णा नदी। तो आपसे कोई पूछ ले कि कृष्णा नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम बेटा इसी पहाड़ी से होता है, ठीक है। याद रखोगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई लास्ट क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, लाइट प्रॉपर नहीं है बेटा। लाइट तो प्रॉपर है, फिर तुम बोलोगे कि सर चमक बहुत ज़्यादा है। ये लीजिएगा, अब चमक रहा है। ठीक है। अब आपको याद रखना है बच्चों 16 डिग्री से ठीक नीचे, 16 डिग्री के ठीक नीचे की जो आपको पहाड़ियां याद रखनी है, उसमें एक पहाड़ी ये याद रखेंगे, 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 और एक पहाड़ी ये। 6 पहाड़ियां आपको याद रखनी है 16 डिग्री के ठीक नीचे। ये दक्षिण सह्याद्री का बच्चों हिस्सा होंगी। इसमें हम बात करें तो ये जो पहाड़ी है बेटा इसका नाम है बाबा बुदन पहाड़ी।
इस पहाड़ी का नाम क्या है? इस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन। बाबा बुदन के ठीक आगे की जो पहाड़ी है इसका नाम है ब्रह्मागिरी। कर्नाटक में हम आ चुके हैं। ब्रह्मागिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है। और मेरे दोस्त हम बात करें तो इसी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से एक नदी निकलेगी बेटा, उस नदी का नाम होगा कावेरी। तो याद रखेंगे, ओरिजिन पॉइंट ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी नदी बच्चों कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। इसके ठीक आगे की जो पहाड़ी होगी, इस पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है नीलगिरी। नीलगिरी बच्चों हमने पढ़ा था, जो कर्नाटक से लेके केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ पहाड़ है, उसका नाम क्या है बेटा? नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी के बाद आपको ध्यान रखना है अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी याद रखोगे? अन्नामलाई पहाड़ी। बेटा अन्नामलाई जो पहाड़ी हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी हाईएस्ट पीक आपसे कोई पूछ ले तो इसकी हाईएस्ट पीक होगी अन्नामुदी। तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुदी। और अन्नामुदी की हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर बेटा इसकी क्या है? हाइट है। तो 2695 मीटर ऊंची ये अन्नामुदी नाम की चोटी केरल राज्य के अंदर स्थित है, जो मेरे दोस्त सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई के बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम, कार्डेमम जिसे हम इलायची भी बोलते हैं। तो कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ी है ये केरल राज्य के अंदर लोकेटेड है, केरल राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। और इसके ठीक नीचे की पहाड़ी का नाम है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बेटा? ये पालनी पहाड़ी। और आपसे कोई पूछ ले कि पालनी पहाड़ी जो है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। और पालनी पहाड़ी के ऊपर एक हिल स्टेशन आपको पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम होगा कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल नाम का हिल स्टेशन मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, पालनी की पहाड़ी के ऊपर स्थित आपका एक हिल स्टेशन होगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां मैंने आपको पढ़ाई है, 9 पहाड़ियां मैंने पढ़ाई है बच्चों। 16 डिग्री के ठीक नीचे 6 पहाड़ी और 16 डिग्री के ऊपर 3 पहाड़ी। तो ये 9 पहाड़ियां ताप्ती नदी से लेके बच्चों कन्याकुमारी के बीच लेफ्ट हैंड साइड में इस वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। और ये जो रेंज फैली हुई है ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। और हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी माउंटेन रेंज बच्चों इसे बोला जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में ये फैली हुई है। हम बात करें तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये बेटा जो वेस्टर्न घाट है ये 8वां सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। 8वां सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है बच्चों, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी एरिया। ठीक है। एट्थ लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी एरिया है ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। हम बात करें यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जो मेरे दोस्त एक बहुत बड़ी संस्था है जो एजुकेशन के ऊपर, साइंस के कामों के ऊपर क्या करती है? काम करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। हम बात करें तो यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2012 में बेटा जो पश्चिमी घाट हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को, कितने स्थानों को? 39 स्थानों को, 39 साइट्स को बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या हम बोल सकते हैं विश्व धरोहर स्थल। क्या बोल देंगे इसको? हम बोल देंगे विश्व धरोहर स्थल। तो 39 स्थानों को एक साथ वर्ष 2012 में यूनेस्को के द्वारा पश्चिमी घाट पर बच्चों विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम बात करें तो भारत का पहला बायोस्फीयर जो रिजर्व क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट पर ही घोषित हुआ था। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों 1986 के अंदर नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी जो है बच्चों, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है भारत का, जो 1986 के अंदर घोषित किया गया था। ये भी कौन से घाट का हिस्सा होगा? ये भी वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा होगा। वेस्टर्न घाट की खास बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जैव विविधता तो है ही है। पश्चिमी घाट मेरे दोस्त किसके लिए फेमस है? पश्चिमी घाट जो फेमस है ना, एक तो अधिक गर्मी के लिए, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी के साथ साथ बच्चों वर्षा भी ज्यादा है, यहाँ अधिक वर्षा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मानसून की पहली बारिश जो होती है बेटा, वो केरल राज्य में होती है। और केरल राज्य जो है वो कौन से घाट का हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा। तो मानसून की शुरुआत बच्चों इसी घाट से होती है। जब यहाँ पे बारिश ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो जैव विविधता के लिए फेमस होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन सदाबहार और घने वन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यदि मैं वर्षा की बात करूं तो यहाँ 200 सेंटीमीटर वार्षिक से भी ज्यादा वर्षा बच्चों दर्ज की जाती है वेस्टर्न घाट के ऊपर, ठीक है ना। बेटा हम बात करें तो वेस्टर्न घाट के ऊपर ही आपकी साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आप कहाँ पढ़ते हो? केरल के अंदर। शांत घाटी जो हम बोलते हैं, मौन घाटी जिसे बोलते हैं, केरल राज्य के अंदर बेटा ये भी वेस्टर्न घाट का ही क्या होगा? हिस्सा होगी। वेस्टर्न घाट का ही क्या होगी? हिस्सा होगी, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। सर जी यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है? बिल्कुल, यदि मैं बात करूं वेस्टर्न घाट की क्लाइमेट की, कि यहाँ क्लाइमेट कैसी है, तो बेटा यहाँ पर क्लाइमेट है ट्रॉपिकल। जब गर्मी ज्यादा है तो गर्म क्षेत्रों की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? ट्रॉपिकल होगी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय होगी। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण का मतलब गर्मी होता है, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको देखने को यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। बेटा अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे बेटा? ईस्टर्न घाट की हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहां है कन्याकुमारी, ठीक है। और यहां पर एक पहाड़ी है बेटा जिसका नाम है गडजात पहाड़ी।
गडजात पहाड़ी, और गडजात नाम की जो पहाड़ी है ना, ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको यहां पर नजर आएगी बंगाल की खाड़ी। और बेटा बंगाल की खाड़ी के साथ लगती जमीन के ऊपर जो पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ ईस्टर्न घाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट बोलेंगे। ठीक है ना। देखिएगा यहां से कुछ नदियां गुजरती हैं, उन नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये चार नदियां आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये ईस्टर्न घाट की मुख्य चार नदियां हैं, जो बच्चों पूर्वी घाट की तरफ बह के आती हैं। ये जो नदी है इसका नाम है बेटा कावेरी नदी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी आपने सुना होगा, कावेरी नदी के बारे में बिल्कुल सुना है। कावेरी के ठीक बाद बच्चों कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी, जो हमने पढ़ा था महाबलेश्वर से निकलती है वेस्टर्न घाट से, और वेस्टर्न घाट से निकल के बच्चों ईस्टर्न घाट की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कृष्णा नदी के बाद बच्चों यहाँ पर नदी आती है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, नाम है इसका गोदावरी नदी। और बेटा इसके ऊपर जो नदी है ये है आपकी महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको आसानी से इन पहाड़ियों के नाम याद रखने के लिए सबसे पहले बेटा ये नाम है सारे के सारे, इंग्लिश में क्या लिखोगे? इसको कावेरी रिवर बोल दोगे? भाई तुम इंग्लिश मीडियम वाले क्या, इनको भी आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो? फिर इंग्लिश मीडियम का फायदा क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या है कि भाई हम औरों से अलग है, थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। तो बेटा ये तो नाउन है, संज्ञा है। ये तो नाम का नाम ही लिखना है, कावेरी को कावेरी ही लिखना है। और यदि नदी की इंग्लिश नहीं पता तो फिर इससे अच्छा हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, है ना। सही बात बोल रहा हूं भाई, एग्री करते हो मेरी बात से? जब इंग्लिश वालों को नदी का ही नहीं पता कि नदी को रिवर बोलते हैं, तो इससे अच्छा फिर हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। भाई इसमें इंग्लिश मीडियम का कहां से कोई मुश्किल शब्द आएगा तो मैं बता के चलूंगा आपको, ठीक है ना। सर जी कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया, ऐसा ही चाहिए मेरे को। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा कन्याकुमारी से लेके कावेरी नदी के बीच में आपको तीन पहाड़ियां याद रखनी है। एक पहाड़ी यहाँ पे, एक पहाड़ी यहाँ पे, एक पहाड़ी यहाँ पे। ठीक है, हम बात करें तो ये वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है पंचमलाई पहाड़ी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पंचमलाई पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है सेवराय। कौन सी पहाड़ी? सेवराय पहाड़ी। और बेटा इसी सेवराय पहाड़ी के ऊपर एक हिल स्टेशन याद रखना है जिसका नाम होगा येरकार्ड। येरकार्ड नाम का हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पे होगा? सेवराय पहाड़ी के ऊपर। बच्चों उसके बाद हम ऊपर वाली पहाड़ी को देखें तो इस पहाड़ी का नाम है जावादी। इसको बोलते हैं जावादी पहाड़ी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बहुत सारे बच्चों के ये कंफ्यूजन होगी कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइएगा पंचमलाई पहाड़ी जो है ना वो कौन से राज्य में है। ये कौन सा राज्य है? बेटा इस राज्य को तमिलनाडु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। अभी मैंने जो तीनों पहाड़ियां बताई आपको तमिलनाडु राज्य में बताई, तो आपसे पूछा जाएगा पंचमलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, जावादी पहाड़ी ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो आप बोलेंगे कि सर ये तमिलनाडु में है। फिर आपसे पूछ लेगा ये कौन से घाट का हिस्सा है, तुम बोल दोगे बेटा ये ईस्ट
ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। फिर आपसे पूछ लेगा ये कौन से भारत का हिस्सा है, तुम बोल दोगे दक्षिण भारत का हिस्सा है। दक्षिण भारत को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का भी हिस्सा हम इन्हें बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आपको पता होनी चाहिए। पिछली क्लास की पीडीएफ डलवा देंगे भाई, पिछली क्लास की पीडीएफ के लिए आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है चलेगा, आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे बच्चों, ये तीन पहाड़ियां आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इन तीन पहाड़ियों में एक पहाड़ी का नाम है पालकोंडा। इस पहाड़ी का नाम क्या होगा, पालकोंडा पहाड़ी। आंध्र प्रदेश आ चुका है बेटा। ये पालकोंडा पहाड़ी जो होगी वो कहाँ होगी, ब्रैकेट में मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। पालकोंडा के ठीक ऊपर की जो पहाड़ी है बेटा, इसको बोलते हैं वेलिकोंडा। इसको क्या बोल देंगे, वेलिकोंडा बोल देंगे। वेलिकोंडा भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके ऊपर वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है नल्लामाला। नल्लामाला, नल्लामाला पहाड़ी, ठीक है। कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में ये तीन पहाड़ियां याद रखेंगे, तीनों की तीनों पहाड़ियां बेटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर की जो पहाड़ी होगी, दो पहाड़ी यहां याद रखेंगे बेटा, जिसमें एक पहाड़ी का नाम होगा अरोमाकोंडा। अरोमाकोंडा, ठीक है। और एक पहाड़ी का नाम होगा बेटा जिंदागढ़ा। तो ये पांचों की पांचों जो पहाड़ी गोदावरी नदी और कावेरी के बीच में पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये पांचों की पांचों पहाड़ी कौन से प्रदेश के अंदर होगी, आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के अंदर होगी। ये जो जिंदागढ़ा आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये जिंदागढ़ा, इसकी हाइट 1690 मीटर है और 1690 मीटर ऊंची ये जिंदागढ़ा ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इसको बोल देंगे हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट की बच्चों सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अरोमाकोंडा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अरोमाकोंडा की हाइट है बेटा 1680 मीटर और अरोमाकोंडा जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक होगी ईस्टर्न घाट की। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट बेटा क्या हो जाएगा, अरोमाकोंडा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर की जो पहाड़ी है वो आपको याद रखना है। दो पहाड़ियां बेटा आपको यहां याद रखनी है, एक तो ये और एक गडजात पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है मल्लागिरी। ठीक है, मल्लागिरी बच्चों ये आपकी उड़ीसा के अंदर है। तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये हमारी ईस्टर्न घाट की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी, हाँ तो पालकोंडा और वैलीकोंडा बेटा आंध्र प्रदेश में ही बताया है मैंने, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ही बताया है। तो पालकोंडा, वैलीकोंडा, अरोमाकोंडा ये सारी की सारी पहाड़ी जो हैं ये आंध्र प्रदेश में ही तो हैं। ये आपकी सारी की सारी पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर होगी, ठीक है। गडजात पहाड़ी उड़ीसा के अंदर है, मल्लागिरी पहाड़ी उड़ीसा के अंदर है और पंचमलाई, सेवराय और जावादी ये बेटा तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये जो पंचमलाई पहाड़ी है ना, ये फेमस है किसके लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए। तो एक तो यहां पर कोयले का टाइप लिग्नाइट कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है बेटा, एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब कौन सा होता है, पीट होता है। तो लिग्नाइट कोयला जो है ना ये पंचमलाई पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। और ये जो पंचमलाई पहाड़ी है एक इसको कहा जाता है ग्रीन माउंट, ये भी याद रख लीजिएगा। कभी आपसे पूछ ले कि कौन सी पहाड़ी को ग्रीन माउंट कहा जाता है
तो बेटा ग्रीन माउंट के नाम से पंचमलाई पहाड़ी को जाना जाता है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रीन माउंट के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है ना? नहीं बेटा, ईस्टर्न घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरोमाकोंडा होगी और 1680 मीटर इसकी हाइट है। जिंदागड्डा की 1690 है। ठीक है ना? महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत, यह भी याद रख लीजिएगा। तो गडजात पहाड़ी, महेंद्रगिरी, ये आपके उड़ीसा के अंदर। नदियों की लंबाई नदियों में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? आगे बढ़े। तो ये हमारा हो चुका है ईस्टर्न घाट और एक हमारा बेटा हो चुका है वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहां वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी याद रख लेना बस, जो मैंने बता तो दी थी, एक बार फिर लिख देता हूं। हाईएस्ट पीक ऑफ, देखिएगा जब भी हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो बच्चा एक तो दक्षिण भारत बोल सकता है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत को मैंने क्या बोल दिया बेटा? प्रायद्वीपीय भारत बोल दिया, पेनिनसुलर इंडिया बोल दिया। प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो बच्चों आंसर एक ही बनेगा और उस आंसर का नाम होगा अन्नामुदी। और ये अन्नामुदी नाम की चोटी बच्चों, इसकी लोकेशन जरूर याद रख लेना। अन्नामुदी जो है ये 2695 मीटर तो मैंने आपको बताई, लेकिन ये कौन से राज्य के अंदर है? केरल राज्य के अंदर। पहाड़ी तमिलनाडु में भी फैली हुई है, लेकिन इस चोटी की लोकेशन बच्चों केरल स्टेट होगा। क्या होगा? केरल स्टेट होगा। एक मैंने आपको यहां पर पालनी की पहाड़ी पढ़ाया था तमिलनाडु के अंदर, पालनी पहाड़ी। इस पालनी पहाड़ी के ऊपर एक हिल स्टेशन जरूर याद रखना, उसका नाम है कोडाई कनाल। उस हिल स्टेशन का नाम क्या होगा? कोडाई कनाल हिल स्टेशन होगा। हिल स्टेशन के ऊपर घूमने फिरने जाना बच्चों जब तुम नौकरी लग जाओ तब, क्योंकि हिल स्टेशन पैसे के साथ ही अच्छे लगते हैं ना। अब जब जब जेब में पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर पहाड़ अच्छे नहीं लगेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। बेटा डोडा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक होगी साउदर्न इंडिया की। वो हाईएस्ट पीक ना होके सेकंड हाईएस्ट पीक होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी बेटा यही नहीं पता? भारत की सबसे ऊंची चोटी चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं कि भाई केटू होगी, केटू। मल्ल्यागिरी गुरुजी कर्नाटक में है। कर्नाटक में नहीं, उड़ीसा में है राहुल। मल्ल्यागिरी जो पर्वत है ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, आगे आइएगा, चलेगा। अब बेटा हम बात करते हैं पठारों की, और पठारों के साथ फिर अपना ये टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट। और फिर बच्चों फिजिकल फीचर में लास्ट पार्ट बचेगा और उसका नाम होगा आइलैंड ग्रुप एंड कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पठार, यानी कि प्लेट्यू। बेटा पठार जो होता है ना वो क्या होता है? कम ऊंचाई वाला उठा हुआ समतल भाग। पठारों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। ठीक है, हम बात करें तो पठारों की जो आकृति होती है ना बेटा, शेप,
वो टेबल के जैसी होती है, मेज के जैसी। और मेज आप लोगों ने देखा होगा कि मेज क्या होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक है ना। तो बच्चों पठार भी जो होते हैं वो ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। पठारों की जो इम्पोर्टेंस है बच्चों, वो हमारी जिंदगी में किसको लेकर होती है, मिनरल्स को लेके। तो ये सोर्स होते हैं किसका, मिनरल्स का। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, खनिजों के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। सर जी क्वेश्चन कराया करो बेटा, क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले एक बार सिलेबस को तो थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, है ना। जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा फिर तुम बोलोगे कि गुरुजी सिलेबस नहीं करवा रहे हो, क्योंकि तुम लोगों का भी तो ये पता नहीं होता ना कि भाई तुम चाहते क्या हो। तो ये धीरे धीरे चीजें दिमाग में आएंगी। आप चाहते हो कि यार एक बार ही हमने पढ़ लिया तो एक बार ही दिमाग में छप जाना चाहिए। बेटा एक बार तो ना ये मेरे दिमाग में छपे, ना मेरे से पहले कोई और टीचर आया होगा उसके दिमाग में छपे। वो टीचर भी बार बार इनको पढ़ाता है, बार बार पढ़ता है, डेली प्रैक्टिस करता है, खुद अपने हाथों से ऐसे लिखता है, तब जाके उसके दिमाग में छपते हैं। तो आपके दिमाग में भी कब छपेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। और जीके के अंदर कोई भी जो आपका टॉपिक है वो आपका अच्छे से कब होगा, जब आप 3 से 4 बार उसकी रिवीजन करोगे। ठीक है, आपने 3 से 4 बार किसी भी टॉपिक की रिवीजन की ही नहीं है, और जब तक आप 3 से 4 बार किसी टॉपिक को रिवाइज करोगे नहीं तो बेटा ये दिमाग में छपेंगे नहीं। ठीक है, आप जो है वो चाहते हैं कि यार एक बार में ही हमने जिंदा गड्ढा पढ़ लिया तो दोबारा जिंदगी में कभी ना पढ़ना पड़े। बच्चों जिक्के के अंदर चीजों को मजबूत करने के लिए, लगातार दिमाग में सेट रखने के लिए उसको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3 से 4 बार आप पढ़ोगे ना, 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तो ये इजिली याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बच्चों हम पठार की बात करेंगे, तो बहुत सारे पठार हम यहां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पठार होगा बेटा यहां दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का मतलब ही दक्षिण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा कि डेक्कन यानी कि दक्कन, दक्कन का मतलब ही दक्षिण होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई दक्कन का जो पठार है इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ताप्ती नदी के दक्षिण में। जो हमने ताप्ती नदी पढ़ी थी, तो बेटा उस ताप्ती नदी के दक्षिण में ये स्थित है। ताप्ती नदी के ये क्या होगा, दक्षिण में होगा बच्चों, दक्कन का पठार। हम बात करें तो एंट्री गेट ऑफ डेक्कन प्लेटू हमने किसको बोला था, एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार। तो बच्चों हमने एंट्री गेट ऑफ डेक्कन प्लेटू बोला था एक पास को जिसका नाम था बुरहानपुर पास, बुरहानपुर दर्रा। तो याद रखिएगा बुरहानपुर नाम का जो दर्रा है इसी को हम एंट्री गेट ऑफ डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, हम बात करें बच्चों की इसकी जो आकृति है वो कैसी है। डेक्कन प्लेटू जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, इस पठार की जो आकृति है, शेप है, किस आकृति में ये फैला हुआ है, तो आपको बोलना है ये ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये फैला हुआ है। ट्रायंगुलर शेप में बच्चों ये फैला हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, हम बात करें इसका जो विस्तार है कौन कौन से राज्यों में बच्चों, इसका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर,
छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बेटा तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। और इतने राज्यों में फैले होने के चलते ही इसे हम क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार बोलते हैं। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार है बेटा ये, सबसे बड़ा क्या होगा, ये पठार होगा। हम बात करें तो इस पठार की खास बात क्या है कि इस पठार के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है ना, वो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। यदि यहां पर आपसे पूछ ले कि भाई किस प्रकार की चट्टानें, तो आपको बोलना है यहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट। बेसाल्ट बच्चों इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। जब चट्टानें पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। तो बेटा ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं ना, इनके टूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी होती है ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल बोल सकते हैं, कॉटन सोयल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी या कपासी मिट्टी। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी का विस्तार आपको कौन से पठार में देखने को मिलेगा बेटा, जहां पर बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी। और बेसाल्ट चट्टानें कौन से पठार में है, दक्कन के पठार के अंदर है, ठीक है। तो काली मिट्टी, या हम बोल सकते हैं दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी, दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप से कौन सी मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक सॉइल का। बताइएगा हिमानी जा, एक दो आप बताइएगा कि क्या हमने छोड़ा है। हिमानी जा, आप सिर्फ लिख लिख देते हो बेटा, लेकिन आप बता नहीं पाते हो, ठीक है। आप मेरी क्लास के आगे जो भी पेपर में आया है वो कॉपी, वो पेपर, वो किताबें खोल के बैठा करो और मेरे को बताया करो। सिर्फ एक चीज लिख देते हो आप लोग कि सर ये छूट गया, लेकिन ये नहीं बता पाते कि क्या छूट गया, है ना। तो एक बार हिमानी जा फटाफट बताओ, पहले तो आपका ही ये डाउट मैं क्लियर करता हूँ। और मेरे को पता है तुम नहीं बता पाओगी। क्यों नहीं बता पाओगी, क्योंकि आप वैसे ही अंधेरे में तीर छोड़ देते हो कि हाँ बस टीचर को बोल देते हैं ये छूट गया, हमें पता नहीं है क्या छूट गया। बताओ फटाफट क्या छूटा है। यहां बताइएगा गुड़िया, टेलीग्राम पे नहीं, यहां बताइएगा। जब मैं आपसे लाइव क्लास में ही पूछ रहा हूं, आप टेलीग्राम का क्यों इंतजार कर रही हो। फटाफट बताओ एक बार, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। आप टेलीग्राम का नाम ले दोगे, टेलीग्राम पे नहीं, अभी लाइव सेशन में बताओ क्या छूट पड़ा है। फटाफट बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा वेस्टर्न घाट के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी नदियां हैं, ये सारा का सारा हम नदियों वाले टॉपिक में कवर करेंगे। मिट्टी वाला काम मिट्टी वाले टॉपिक में काम करेंगे, खेतीबाड़ी वाला काम खेतीबाड़ी वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वेस्टर्न घाट में मैं सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। हम जब बंदरगाह पढ़ेंगे तो वेस्टर्न घाट की अलग बंदरगाह पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट की अलग बंदरगाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो वेस्टर्न घाट के अंदर अलग से नदियां गिराएंगे, ईस्टर्न घाट की तरफ अलग से नदियां गिराएंगे। अब देखिएगा हिमानी जा, आपका एक भी मैसेज नहीं आया है, ठीक है, एक भी कमेंट आपका नहीं आया है। बस आप ऐसे मत बोला करो, थोड़ा सा सामने वाला जब टीचर पढ़ा रहा है तो, ठीक है। बेटा ये जो दक्कन का पठार है ना, इसको हम फिर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बस एक बार बोल के साइड हो जाती है।
तुम ये मत सोचा करो कि पहली बार पढ़ा रहा है तो जिंदगी में पहली बार ही पढ़ा रहा होगा, है ना। तुम जैसे पता नहीं कितने बच्चों को मेरे दोस्त पढ़ाता हूँ, मैं डेली ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे को भी पता है कि क्या आया है क्या आने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठा के वैसे ही आ गया हूं मैं, है भाई। तो थोड़ा बहुत तुम टीचर के ऊपर भी विश्वास कर लिया करो। मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि तुम हर पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आओ, या मैं ये चाहता हूं कि भाई तुम्हारा कोई क्वेश्चन ठीक नहीं होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा थोड़ी सोचूंगा मैं। छूटा नहीं होगा, वो आगे के चैप्टर में मैं कवर कराता चलूंगा, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग सिस्टम होता है ना, ऐसे। कितने बच्चे पढ़ाते हो तुम? पहले तो मेरे बेटा थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना सीखो तुम, ठीक है। जिस माँ बाप ने पैदा किया है उसको भी यही बोलते हो क्या कि तुमने मेरे को पैदा ही क्यों किया, तुमने ये क्यों किया? थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देना सीख, ठीक है। तेरे से उम्र में भी बड़ा मिलूंगा, वजन में भी ज्यादा मिलूंगा, और दिमाग में भी ज्यादा मिलूंगा, हैं। कितने बच्चे पढ़ाते हो? तो बेटा एक बार आप गूगल पे नाम टाइप कर लेना मेरा, आपको आइडिया लग जाएगा मैं कितने पढ़ाता हूँ हर साल, और कितने बच्चे लगते हैं, और कितने बच्चों को खाकी वर्दी का सपना पूरा करने में साथ दिया है, सहयोग किया है, ठीक है ना। और जैसे तुम्हारी भाषा है, मेरे को लगता नहीं है कि खाकी वर्दी तुम पहन लोगे। कुछ बच्चों की भाषा तो ऐसी है कि बेटा यदि खाकी वर्दी तुमने पहन भी ली तो उस डिपार्टमेंट का क्या होगा जिस डिपार्टमेंट में तुम जाने वाले हो। तुम्हें ना इज्जत देनी आती है, ना तुम्हें बात करनी आती है, ना तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके से हम पूछ रहे हैं। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा, चलो। दक्कन का पठार हम बात करेंगे। दक्कन के पठार को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, है ना। हम बात करें कर्नाटक स्टेट की, तो कर्नाटक के अंदर बच्चों हम इसे बोलेंगे धारवाड़ पठार। धारवाड़ का पठार बोल देंगे या मैसूर का पठार बोल देंगे। ठीक है, धारवाड़ का पठार या मैसूर का पठार, ठीक है। बेटा कर्नाटक के बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, इसे तेलंगाना का पठार कहा जाता है। तेलंगाना का पठार कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? तेलंगाना का पठार इसे हम बोल देंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बच्चों इसे दक्कन ट्रैप भी बोल देते हैं। दक्कन ट्रैप भी इसे हम बोल देते हैं, ठीक है। दक्कन के पठार के बाद बच्चों नेक्स्ट पठार आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, बेटा छोटा नागपुर का जो पठार है इसे हम भारत का अमीर पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिच प्लेटू बोलते हैं इसे, अमीर पठार। और यदि ये अमीर है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे खनिज आप लोगों को मिलेंगे, तो बेटा इसे बोलते हैं अमीर पठार, रिच प्लेटू। और इसी को कहा जाता है भारत का रूर। भारत का रूर, या रूर का मतलब शाही,
शाही का मतलब बच्चों जो खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है। नागपुर बच्चों महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन छोटा नागपुर का सबसे ज्यादा विस्तार आपको झारखंड के अंदर बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो झारखंड से शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से ये झारखंड में फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये कहाँ फैला हुआ है बच्चों, झारखंड के अंदर। झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से। तो बेटा बिहार के अंदर भी ये फैला होगा, बिल्कुल फैला हुआ। हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। बच्चों हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के ठीक नीचे की तरफ आपको उड़ीसा नजर आएगा और साइड में पश्चिम बंगाल। तो यहां तक आपको ये छोटा नागपुर का पठार बच्चों फैला हुआ नजर आएगा। यहां पर हम बात करें तो मुख्य खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार में बच्चों जो मुख्य खनिज है उसमें आपको ध्यान रखना है आयरन और लो अयस्क, आयरन और यानी कि लो अयस्क। ठीक है ना। हाँ गुड़िया बताओ, अभी बताओ हिमानी जा, कहाँ है आपका क्वेश्चन। हाँ रिक्वेस्ट है आप लोगों की बेटा कि दंडकारण्य। तो बेटा दंडकारण्य जो है ना अब पढ़ाऊंगा। अब आपको यही नहीं पता कि दंडकारण्य क्या है। आपने पहले कैसे बोल दिया कि छूट गया है सर। दंडकारण्य एक पठार है, ठीक है, और वो दंडकारण्य पठार मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जो छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। भारत का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है दंडकारण्य। ठीक है ना। तो दंडकारण्य जो है ना वो अभी पठारों में पढ़ाऊंगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने छोड़ दिया सर, जब तक यहां पर चीजें चल रही है, टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो कैसे बोल सकते हो आप लोग हैं। बस यही था क्या एक डाउट। तो अब इन पठारों में कवर होगा पहले, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट थोड़ी हुआ है अभी। मैग्नीज की बात करेंगे बेटा, मैग्नीज के साथ साथ हम कोयले की बात करेंगे। कोयला, कोयला जो है बच्चों ये धनबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और रानीगंज के अंदर। धनबाद और रानीगंज जो है वो किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो लो एसक, मैग्नीज, कोयला, यूरेनियम। बच्चों ये छोटा नागपुर के पठार के अंदर पाए जाने वाले मुख्य खनिज आपके होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर अब्रक भी पाया जाता है, अब्रक। और अब्रक जो पाया जाता है बेटा वो हजारीबाग के अंदर। हजारीबाग जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है, अब्रक के लिए। और अब्रक का इस्तेमाल जो होता है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है। किस में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है भाई, छोटा नागपुर का पठार जो है बच्चों, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। मान के चलिएगा कि ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है बेटा। छोटा नागपुर का ये क्या है, पठार, पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस क्षेत्र से दो नदियां बहती हैं इंपॉर्टेंट। एक नदी है यहां जो है दामोदर नदी, और दामोदर नदी अपना पानी हुगली नदी में गिराती है बेटा। इसे बंगाल का अभिशाप बोलते हैं, बंगाल का दुख बोलते हैं। ठीक है, दामोदर नदी। और यहां पर एक नदी बहती है नीचे की तरफ, इसका नाम होगा सवर्ण रेखा नदी।
कौन सी नदी होगी? सवर्ण रेखा नदी। बच्चों हम बात करें तो दामोदर नदी और सवर्ण रेखा नदी के बीच में आपको एक प्लेटू नजर आएगा, ठीक है। यहां पर एक पठार नजर आएगा, इस पठार को हम बोलते हैं रांची का पठार। तो रांची का पठार कोई अलग नहीं है बेटा, छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। दामोदर नदी और सवर्ण रेखा नदी के बीच जो एक पठारी हिस्सा है उसे हम रांची का पठार बोलते हैं। यहां पर भी बच्चों एक पठार है जिसको हम बोलते हैं हजारीबाग पठार। तो इसका नाम क्या होगा? हजारीबाग पठार होगा। बच्चों इस छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से में भी एक पठार है, इसको बोलते हैं कोडरमा पठार। तो आपसे पूछ ले कि कोडरमा पठार किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे कोडरमा जो पठार है वो पार्ट है सर छोटा नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर के पठार का बच्चों ये क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलेगा। अब हम बात करेंगे मेघालय के पठार की। अगला जो पठार है बेटा वो है मेघालय का पठार। अब मेघालय का पठार मैं आपको कहां पढ़ा रहा हूं? प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा रहा हूं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसका हिस्सा है? पार्ट है बच्चों ये पेनिनसुलर इंडिया का। पेपर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा ये कौन से भारत का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो बच्चों मेघालय का जो पठार है वो पार्ट है किसका? बच्चों हम बात करें तो ये यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी जो है बेटा वो झारखंड में। राजमहल पहाड़ियों के खत्म होते ही ये आपका गैप आता है, एक एक क्षेत्र आता है, ये गैप आता है, गैप। बेटा इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं इसको? मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। और इस मालदा गैप के खत्म होते ही जो पठार शुरू होता है ना उसे बोलते हैं मेघालय का पठार। क्या बोलते हैं बेटा? उसे मेघालय का पठार बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि राजमहल पहाड़ियां और मेघालय का पठार एक दूसरे से अलग कौन से गैप से होते हैं? उस गैप को हम मालदा गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदा गैप, ठीक है ना। ठीक है। तो बेटा राजमहल पहाड़ी और मेघालय का पठार एक दूसरे से अलग किससे होंगे? मालदा गैप से होंगे, मालदा गैप से होंगे। बच्चों यहां पर भी एक पठार है, और इस पठार का नाम है कार्बी एबलोंग पठार। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डीपली लेके चलो, तो बेटा ये डीपली ही है। ये शायद नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कार्बी एबलोंग पठार। बेटा ये जो कार्बी एबलोंग नाम का पठार है ना ये आसाम राज्य में है। कौन से राज्य में है? आसाम राज्य में। और इन दोनों को भी जो अलग करता है बच्चों वो एक गैप अलग करता है, उस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं उसे? मालदा गैप। तो आपसे पूछ ले कि मेघालय का पठार और कार्बी एबलोंग पठार दोनों एक दूसरे से अलग कौन से गैप से होते हैं, तो आपको बोलना है मालदा गैप से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं बेटा? मालदा गैप से, ठीक है ना। बेटा हम बात करेंगे कि यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं और यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं। बेटा इन पहाड़ियों को बोलते हैं गारो पहाड़ी।
इस पहाड़ी को बोलते हैं बेटा खासी पहाड़ी। जो बीच में है इन पहाड़ियों को बोलते हैं खासी पहाड़ी। और नीचे की तरफ बच्चों ये जो पहाड़ियां हैं इनको बोलते हैं जयंतिया पहाड़ी। क्या बोलते हैं इनको? जयंतियां। तो गारो खासी जयंतियां जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार हैं, ये कौन से पठार का पार्ट हो जाएंगी? मेघालय के पठार का। और मेघालय का पठार बच्चों यदि मैं बात करूं तो पश्चिम में मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों से इसको अलग करेगा। पूर्व में मालदा गैप कार्बी एबलोंग पठार जो आसाम का हिस्सा है उससे ये अलग होगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो गारो पहाड़ी जो है ना, इसी गारो पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है नोकरेक। नोकरेक पीक किसे बोलते हैं बेटा? नोकरेक चोटी। और नोकरेक चोटी जो है ना, ये मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी होगी। तो ये आपकी हाईएस्ट पीक होगी, 1412 मीटर इसकी हाइट है। तो नोकरेक चोटी बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिसकी हाइट है 1412 मीटर, मेघालय के पठार की ये सर्वोच्च चोटी होगी। मेघालय के पठार की ये सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है ना। हम बात करते हैं बेटा खासी की जो पहाड़ी है। खासी की पहाड़ी में एक तो यहां पर आपको नजर आएगा मासिनराम, जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम के पास ही आपको नजर आएगा चेरापूंजी। मासिनराम से पहले सबसे ज्यादा वर्षा विश्व में कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। और बेटा मेघालय की आगे राजधानी नजर आएगी शिलोंग। कौन सी राजधानी नजर आएगी? शिलोंग। ठीक है, तो मासिनराम, चेरापूंजी और शिलोंग कौन सी पहाड़ी का हिस्सा होगा? खासी पहाड़ी का हिस्सा होगा। खासी पहाड़ी का हिस्सा होगा। ठीक है बच्चों, ये मेघालय का पठार होगा आपका। अच्छे से समझ में आ गया होगा? अच्छे से समझ में आ गया होगा? ठीक है बेटा, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है कि ईस्टर्न घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बेटा अरोमा कोंडा होगी, 1680 मीटर। बिल्कुल। पारसनाथ जो आप लोग पूछ रहे हैं, पारसनाथ, तो बेटा ये छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित है। पारसनाथ, पारसनाथ एक आपका तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही क्या होगा? हिस्सा होगा। याद रखोगे? चलेगा। एक पठार और पढ़ लेते हैं यहां, जिसका नाम है बच्चों दंडकारण्य पठार। एक और पठार आपको याद रखना है, दंडकारण्य पठार। बेटा दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो पहली बात तो विस्तार को लेकर क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, यहां जो पॉइंट मैं आपको बता के चल रहा हूं ना, वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसका विस्तार बेटा शुरू हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी बच्चों दंडकारण्य पठार फैला हुआ है। अब दंडकारण्य पठार मैं आपको कहां पढ़ा रहा हूं? पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत में ही बोलना है बच्चों। ठीक है ना।
हम बात करें तो ये दंडकारण्य जो पठार है ना, इसको बच्चों दो भागों में हम तोड़ देते हैं। उपखंड, इसके दो उपखंड में एक तो आ जाएगा बस्तर का पठार, और एक आएगा काली हांडी पठार। अब तुम बताओ, तुमने ये पठार कभी सुना है बच्चों, काली हांडी पठार? फटाफट बताओ। बताइएगा, काली हांडी बोल देते हैं या इसको काला हांडी बोल देते हैं? तो ईमानदारी से बताना। भाई देखिएगा, इंग्लिश में इसको बस्तर प्लेटू बोल देंगे बेटा। ये कोई इंग्लिश का तो मैटर है ही नहीं यहाँ पे, तुम वैसे ही इंग्लिश इंग्लिश तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ है, ठीक है। ये काला हंडी, ये लो, ये नाम ही तो है, ये नाम ही तो है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा को हम क्या बोल देंगे? मेजर बोल देंगे, कि इसका जो मेजर पार्ट है, बड़ा भाग है, वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। विस्तार को बेटा एक्सपेंशन बोल देंगे। शुरू से बताते आ रहा हूं ये शब्दों को, क्योंकि यदि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखूंगा ना, उस समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए। तो बस्तर का पठार और काला हंडी पठार, बेटा जो बस्तर का पठार है ना, ये नक्सल क्षेत्र है आपका। आप लोगों ने सुने होंगे ना नक्सली, नक्सली लोग, नक्सली लोग सुने होंगे, ठीक है। बेटा नक्सली का मतलब क्या होता है? वो लोग जो हमारे संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग जो भारत के संविधान में आस्था विश्वास नहीं रखते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को ऊपर उठाने के लिए हथियार उठा लिए हैं, उन लोगों को हम नक्सली बोलते हैं। ये आतंकवादी नहीं है, ठीक है ना। एक होता है आतंकवादी, एक होता है नक्सली, दोनों शब्दों में अंतर है बेटा। तो नक्सली का मतलब क्या होगा? जो अपने भारत के संविधान में आस्था रखते ही नहीं है, उनको हम नक्सली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नक्सली बोलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिएगा, आप यही पूछ रहे थे शायद, ठीक है ना। दंडकारण्य और काला हांडी जो पठार है बेटा, ये किसके लिए फेमस होगा? भुखमरी के लिए। भुखमरी के लिए बेटा ये क्या होगा? प्रसिद्ध होगा, ठीक है ना। कि भाई भूखमरी जहां सबसे ज्यादा है, जिस पठारी हिस्से में भूखमरी ज्यादा है, जहां बहुत गरीब लोग हैं, अपने खाने का भोजन भी बच्चों इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलेगा। अब आप अपने डाउट पूछ लिएगा, ठीक है, 5 मिनट में आपको देता हूं, जितने भी आपके डाउट हैं फटाफट पूछेगा, ठीक है। हिमांशी झा का डाउट क्लियर हो चुका है, दंडकारण्य पठार वो बोल रही थी, दंडकारण्य पठार मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कल की क्लास में हम मालवा का पठार पढ़ेंगे, बच्चों बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, कोरोमंडल पठार पढ़ेंगे, बाकी अभी और भी पठार पेंडिंग है। और पठारों के कंप्लीट होते ही हम बच्चों अपना लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। उस लास्ट पार्ट का नाम होगा कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान एंड आइलैंड ग्रुप, यानी कि द्वीप समूह। क्या? द्वीप समूह। फटाफट बताएगा गुरुजी। कल का टॉपिक होगा कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा भाई प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन कितने आते हैं सर? क्वेश्चन भाई 3 से 4 या 4 से 5 भी हो सकता है। गुरुजी याद कैसे होगा? बेटा मोबाइल के सारे फंक्शन आपके आज याद हैं। वो कैसे याद हैं? क्योंकि आप डेली मोबाइल हाथ में रखते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मोबाइल आपके अच्छे से याद हो सकता है पूरा का पूरा,
तो बेटा ये तो क्या चीज है, इसको भी आप प्रैक्टिस से याद करोगे। सिलेबस कब खत्म होगा बेटा, पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पूजा चौधरी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पामीर का पठार था बेटा, पामीर, पामीर का पठार जो है ना, वो अपने उत्तर में, भारत के उत्तर में है पामीर का पठार, ठीक है, जिसको रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। सर धनबाद कहाँ है बेटा, धनबाद का भी नहीं पता, झारखंड में है धनबाद। चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को दोबारा से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल पॉजिटिव होके पढ़ा करो बेटा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आप लोगों को डीपली से डीपली मैं ज्योग्राफी कवर कराने का काम कर रहा हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो एक बार आप टॉपिक कंप्लीट होने दिया करो, उसके बाद अपनी राय दिया करो कि सर ये रह गया, तब तो हम मानेंगे। तो जब तक कंप्लीट नहीं होता कोई भी टॉपिक, तो आप अनावश्यक कमेंट करने से बचा करो, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी आप लगा रहे हो कमेंट करने में, ये एनर्जी आपको रिवीजन में लगानी है, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है।